नमस्कार। क्या आतंक के खिलाफ या कहें कि पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए भारत के पास इच्छा शक्ति की कमी? क्या आतंक के खिलाफ हम सही वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते? और क्या आतंक के खिलाफ रणनीति बनाने में घरेलू राजनीति हमारे आड़े आ जाती? दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ जी न्यूज नहीं बल्कि देश में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाले जांबाज सिपाही भी उठा रहे हैं। कल हमने कश्मीर में आतंकियों को पस्त करने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता से बात की। वही चेतन चीता जिन्होंने 9 गोलियां लगने के बावजूद आतंकवादियों को छोड़ा नहीं और 50 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। चेतन चीता से जब हमने पूछा कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ सबसे बड़ी दिक्कत कार्रवाई करने में क्या आती है, तो उनका जवाब था राजनीतिक नेतृत्व में इच्छा शक्ति की कमी। चेतन चीता ने कहा कि देश में कमांडर बहुत है, लीडर नहीं है। ऐसा लीडर जो आक्रामक होकर सही वक्त पर सही फैसला ले सके। 2 दिन पहले इसी कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार बने शहीद परमजीत सिंह के भाई रंजीत सिंह ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए थे। रंजीत सिंह ने कहा कि जब रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं तो ये युद्ध नहीं है तो क्या है? जी न्यूज भी मानता है कि पाकिस्तान ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और इसका जवाब आतंकवादियों के खिलाफ कभी कभार का ऑपरेशन चलाकर नहीं दिया जा सकता। फिर सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन से सेना को रोकता कौन है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ वाकई सरकार के भीतर इच्छा शक्ति की कमी है? क्या सरकार बदलने के साथ ही हमारी पाकिस्तान पॉलिसियां बदल जाती हैं? और उस सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की सुरक्षा पर हमारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट कब होंगी, एक सुर में कब बोलना शुरू करेंगी? इंडिया में कमांडर्स की नहीं, लीडर्स की कमी है। मेरे को गोली लगी है, मैं घायल हूँ। 3-4 महीने के बाद मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। बट वी रिक्वायर अ गुड अग्रेसिव पॉलिटिकल लीडरशिप जो सही डिसीजन सही टाइम पे ले लो। ये बोलते हैं युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है। युद्ध क्या होता है? कितने जवान मरवा ले, गिनती है सरकार के पास। युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध कैसा युद्ध चाहती है सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ। किन्ने जवान एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? जंग का मतलब की ਹੁੰਦਾ? जंग उदों मानते जो आम पब्लिक मरे। 125 करोड़ देशवासियों का मोदी जी पे विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार पे विश्वास है और जिस प्रकार से पहले जवाब दिया गया था उसी प्रकार से करारा जवाब दिया जाएगा। सेना को एक फ्री हैंड सरकार को देना चाहिए जिससे कि वो जो जवाब कड़ा पाकिस्तान को दे सके। तो ये तो सरकार पे है कि सरकार किस तरह से सेना के साथ बर्ताव करती है। राजनीतिक नेतृत्व के जरिए जो फैसला लेने में देर होती है तो सैनिकों का शौर्य भी और बलिदान भी कमज़ोर और फीका पड़ जाता है। राजनीतिक फैसले उनके शौर्य की धार को कम कर देते हैं। आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए गवर्नमेंट के दिमाग में। अगर आपने इंसर्जेंसी को, टेररिज्म को सॉर्ट आउट करना है तो आपको फौज को फ्री हैंड देना पड़ेगा। और जो ये कहते हैं ये फ्री हैंड, वो फ्री हैंड वो नहीं है। उसमें थोड़ी किसी ने कहा कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो आप कोई कार्रवाई मत कीजिए। कोई दिल्ली से ऑर्डर लेने नहीं जाता कि क्या मैं गोली चलाऊं। बॉर्डर पे जो बैठा हुआ जवान है उसको ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए आपको गोली वापस करनी। फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है। पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। कि इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। आई थिंक कोई नई बात नहीं है। रिफॉर्म करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद एक्स्ट्रा है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की नीति कमजोर है? दूसरा सवाल, पाकिस्तान के खिलाफ सेना को खुली छूट कब? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया सॉफ्ट स्टेट कब तक? तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ ताल ठोक के बात करने के लिए कौन कौन मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
मेजर जनरल रिटायर्ड एजीपी जैनी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रपति का अति विशिष्ट सेवा मेडल वो पा चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर साहब हमारे साथ हैं, शहीद कैप्टन विजय थापर के पिता हैं। आपको याद होगा कैप्टन विजय थापर करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। थापर परिवार की 4 पीढ़ियों ने भारतीय सेना की सेवा की है। कर्नल थापर के दादा, पिता और उनके बेटे ने आर्मी में काम किया है। और जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, वो पूर्व राजनयिक हैं, भारतीय विदेश सेवा से जुड़े रहे हैं, ब्राजील और स्वीडन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। आप सबका स्वागत है ताल ठोक के कार्यक्रम में। संबित पात्रा, सबसे पहला सवाल मुझे लगता है चेतन चीता की बातों से आप ही से पूछना बनता है। इच्छा शक्ति की कमी क्यों लग रही है एक फौजी को देश में? देखिए, चेतन चीता जी हम सबके लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं। पहले तो उनको सलाम और आपको धन्यवाद जो आपने उनकी बातों को हम तक पहुंचाया। उनका ये कहना कि कमांडर तो बहुत हैं, सेना के फौज तो बहुत हैं, मगर लीडर्स की कमी है, मुझे लगता है इस बात में ज़रूर दम होगा जब उन्होंने महसूस किया है। मगर यह भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो सुंदरता है वो इसीलिए है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और पाकिस्तान की खराबी इसलिए है क्योंकि वो मिलिट्री नेशन है। इसलिए मुझे लगता है लीडर और कमांडर दोनों अच्छे हैं हमारे देश में, तभी इस देश की सुंदरता है। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों ने कहा कि फ्री हैंड आर्मी को देना चाहिए, देखिए तमाम अखबारों में भी आ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर खुद बाहर आके उन्होंने कहा कि फ्री हैंड आर्मी को दिया हुआ है। आर्मी के स्टेटमेंट में भी कहा गया कि हम अपना बदला अपने समय से, अपने तरीके से, अपने जगह पे लेंगे। मैं एक छोटा सा सवाल छोड़े जा रहा हूँ। फ्री हैंड आर्मी को दिया तो आर्मी ने पैलेट गन चलाया, तो हमसे सवाल पूछा गया कि आर्मी को इतना फ्री हैंड क्यों दिया कि वो पैलेट गन चला के लोगों को अंधा कर देती है। फ्री हैंड आर्मी को दिया तो आर्मी ने 9 लोगों को बचाने के लिए एक पोलिंग बूथ से, उन्हीं में से जो पत्थरबाज 700 पत्थरबाज जो पत्थर फेंक रहे थे और 9 लोगों को मारना चाहते थे, उन्हीं में से आर्मी ने एक को बांधा और 9 लोगों को बचा के ले आई। तो हमारे सरकार से पूछा गया ये कौन सा फ्री हैंड है जी कि आप इस प्रकार का व्यवहार करें। देखिए, जब हम करते हैं तो आप कहते हैं कि क्यों करते हैं, तो ये दोहरापन नहीं चलेगा। जब जनरल बिपिन रावत, जिनको अभी आपने दिखाया, इन्होंने कहा कि जो लोग पत्थर फेंकते हैं दे शुड बी ट्रीटेड एज ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ टेररिस्ट, तो सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको छोड़िए मत। तो हमसे सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में, साहब सड़क पे नहीं, पार्लियामेंट में पूछा गया और ये शब्द इस्तेमाल किए गए, पार्लियामेंटेरियंस आपके शो में बैठे थे, कि जो जनरल बिपिन रावत है उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये पार्लियामेंटेरियन ने कहा है और आपके शो में कहा है। तो बताइए साहब, हमने तो फ्री हैंड दे रखा है। जो लोग आज बोल रहे हैं ज़्यादा फ्री हैंड दे दो, वही लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कैसे फ्री हैंड क्यों दिया हुआ है। जनता ने आपको इतनी सीटें जीत के दी अगर लोकसभा में, तो इसलिए तो नहीं दी कि सरकार कांग्रेस ड्राइव करे। हमने फ्री हैंड दिया है साहब। और आप आर्मी से डरते क्यों है कि सर विपक्ष ये पूछ देगा? नहीं डरते, विपक्ष ये बोल देगा, विपक्ष तो ऐसे टोकेगा। नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गया है पूरा विषय। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सीना ठोक के हमने बोला कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम आतंकवादियों से, अलगाववादियों से बातचीत नहीं करेंगे। ये सरकार का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। सर, अगर इतने लौह पुरुष हैं तो फिर फौजियों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है? सबसे पहले मैं एक शायद आपने जो बोला है उसमें कुछ और बोलना चाहते थे। आर्मी ने पैलेट गन्स कभी नहीं इस्तेमाल करी और ना ही वो हमारा हथियार है। हमारा हथियार दिख रहा है क्या है जो हम इस्तेमाल करते हैं। पैलेट गन्स आर्मी नहीं इस्तेमाल करती। शायद आपका अभिप्राय फोर्सेस के साथ होगा, जो फोर्सेस है, आर्मी के साथ नहीं है। तो आर्मी के साथ ये नहीं है, आर्मी नहीं इस्तेमाल करती ये सब चीज़ें। एक मिनट, तो ये जो हमारा डेमोक्रेसी है वो बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है और वो इस तरह से हर पॉइंट पे रिएक्ट नहीं करेगी। वो तभी रिएक्ट करेंगे जब हमारी बर्दाश्त से बाहर कोई चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नेशन है, हमारा इतना बड़ी सेना है, पावरफुल सेना है, हम जब चाहे इसको हम काबू में ला सकते हैं। ये सोच के तो इतने साल से झेल रहे हैं सर, बिल्कुल जब चाहे काबू में ला बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कहा। अब थोड़ी सी अगर यही कार्रवाई जो अब हो रही है कुछ समय पहले हो जाती, आज से 6 महीने पहले हो जाती, 4 महीने पहले हो जाती, तो ये हमें जो नौबत देखने को मिल रही है ये शायद हम अवॉइड कर सकते थे। तो चलो देर सही दुरुस्त सही, अभी तो हो गया और आप देखेंगे इसका नतीजा जल्दी से जल्दी आ जाएगा। आप भी कल कह रहे थे इच्छा शक्ति की कमी। रोहित जी, मैंने हमेशा ही ये कहा है और मैं फिर से इसको जरा से एक सही रोशनी में डालना चाहता हूँ इस बात को। देखिए, कोई भी इस किस्म की प्रॉब्लम है जैसे आजकल हम फेस कर रहे हैं जीएनके में,
आर्मी इसका सोल्यूशन नहीं दे सकती। आर्मी इज नॉट द आंसर कि जो कि उठा के हम सब चीज करके वो प्लेट साफ करके वो दे देंगे आपको। आर्मी क्या कर सकती है, एक ऐसा माहौल बना सकती है, एक ऐसा एनवायरमेंटल सिक्योरिटी दे सकती है, एक ऐसा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का माहौल पैदा कर सकती है जिसमें कि पॉलिटिकल विल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन इज द पॉलिटिकल सोल्यूशन। लेकिन यहां पर मेरा अपना मानना है कि इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति होती तो जो ये गठबंधन चल रहा है इस समय कश्मीर में, पीडीपी बीजेपी, दो पार्टियां, अलग विचार, अलग फिलॉसफी, अलग थिंकिंग, अलग एक्शन, ये एक किस्म का इनकी गठबंधन फिर ना होता। लेकिन चलो हो गया, वो इतिहास है। अब समय आ गया है पॉलिटिकल विल की बात हम कर रहे हैं कि इस गठबंधन को आप थोड़ा और बदनामी जरा सा कम लीजिए। काफी दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, लोगों का भरोसा हट गया है, देश का भरोसा हट गया है। अखबारों में पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, हर एक अखबार कह रहा है कि इस गठबंधन पे भरोसा हट गया। इस गठबंधन को खत्म करो, वहां पे एक प्रेसिडेंट रूल लगाओ, आर्मी को 5-6 महीने का फ्री हैंड जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो दे दीजिए। आर्मी उस माहौल को आपके फिर बना के दे देगी। लेकिन बात यह है, शक अगेन मेरे माइंड में होता है, क्या उसके बाद पॉलिटिकल विल लगेगी, क्या उसके बाद इच्छा शक्ति अप्लाई करेगी? 1984 में हमने साफ किया मामला, पॉलिटिकल विल नहीं आई। 94 में किया, 2004 में किया, 2014 में किया। बार बार जवानों की लाशें बिछी, जब बार बार आहुतियां दी, बार बार बलिदान हुए, बार बार मार्टर्स हुए, कुर्बानियां हुई, लेकिन पॉलिटिकल विल वहां अप्लाई नहीं हुई। फिर वही राजनीति हो गई, फिर वही वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया, अपीजमेंट हो गया। किसी ने किसी से अपीजमेंट कर लिया, किसी ने कुर्सी का किस्सा बना दिया, और फिर बैक टू 10 इयर्स, और फिर आर्मी। तो पॉलिटिकल विल होना आवश्यक है। इस समय पॉलिटिकल विल दो चीज के लिए चाहिए। एक चीज तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ क्या बोलते हैं, एक सर का 10 सर, एक सर का, उसका जवाड़ा ही उखाड़ के लाना है, ताकि के वो दोबारा इस किस्म की मिलिट्री एक्शन जैसे उसने किया, 2 आदमियों के सर और एक आदमी की लाश पहले कर दी उसने, वो हेमराज की, इस किस्म की बेहुदा हरकत ना करे। वो सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं था, बहुत अच्छा एक्शन था, लेकिन दैट वाज नॉट द एंड ऑफ इट। और होना चाहिए था, और जोरों से होना चाहिए था। हमारे पास शक्ति है, फौज पे भरोसा रखिए, दारोमदार है, हमारे एयरफोर्स, आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, हमारे पास सब कुछ है, और वो करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल विल अल्टीमेटली हैज टू बी देयर। पॉलिटिकल विल इस समय से ज्यादा तगड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पास एक तगड़े प्राइम मिनिस्टर है, तगड़ी मैंडेट है, तगड़ा उसकी लेजिटिमेसी है, तगड़ी सब कुछ है, देश उनके साथ में है। और अगर पॉलिटिकल विल अप्लाई करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि ऑपोजिशन पार्टीज भी उनके साथ में होंगी। लेकिन क्या ऐसा है? मुझे शक है। आलोक जी, शक है उनको कि ऑपोजिशन पार्टी साथ होंगी। भले टीवी पे सब ऑपोजिशन पार्टीज ये कहती हैं कि सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए, और जैसे ही वहां फोर्सेस कोई भी एक्शन लेती हैं, विपक्ष सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। देखिए, मैं समझता हूं सेना को पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर पैलेट गन चलाने से समस्या का समाधान निकल रहा है तो बिल्कुल चलानी चाहिए। लेकिन अगर समस्या कहीं किसी कदम उठाने से बढ़ जाती हो, बढ़ने का डर लगता हो, तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में सवाल पूछने का हक नहीं है? पहली चीज़, आज आपने कहा कि साहब बहुत तगड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, 1300 से ज़्यादा बार पिछले 3 साल में सीज़ फायर का वायलेशन हुआ है। आज आप पत्थरबाजों को कह रहे हैं साहब पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है। अरे भाई, ईद से पहले 700 पत्थरबाजों को आपने छोड़ा था और ये कहा था कि मिसगाइडेड यूथ हैं। हमने जब कहा कि टेररिस्ट हैं तो आप कहते थे कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, आपने उनको छोड़ दिया। मोदी साहब ने कहा था कि साहब लव लेटर लिखने बंद कर दीजिए। हम तो आप ही की बात पूछ रहे हैं कि भाई एक के बदले 10 सर की बात आप करते थे। लेकिन आज आपकी पाकिस्तान की नीति क्या है? बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है, सरकार को ही नहीं पता है। उफा में क्या हुआ था शायद मीडिया को ही नहीं पता है कि उफा में कौन सा डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद वो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। तब तो पीठ थपथपाई गई कि साहब जम्मू कश्मीर वहाँ से पॉइंट ही हट गया है और पता नहीं क्या क्या हो गया है। मोदी साहब भी वहाँ गए लाहौर में, उसके बाद क्या हुआ उस सब पूरा देश देख रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने यहीं बैठ के कई डिबेट्स की, उसके बाद उसके ऊपर एक कदम नहीं चले, उल्टा हो गया। अभी 20 मार्च को 10 लोगों का डेलीगेशन गया पाकिस्तान कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे स्मूथ किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपने कहा कि साहब मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऊपर भी हमने बहुत डिबेट की, लेकिन हम एक कदम नहीं चले। उसके अलावा हमने वहाँ फूल भेजे, वहाँ पर शहद गया, तमाम तरह की चीज़ें गई। मोदी साहब वहाँ गए, उसके बाद क्या असर हुआ? हमारी जवानों की लाशों की चिताएं जली नहीं थी, लेकिन उससे पहले आईएसआई आकर पठानकोट में जांच करा रही है। आप केवल सवाल पूछ सकते हैं विपक्ष में रहकर, लेकिन आज आप सत्ता में रहकर आपको जवाब देना होगा। तमाम फौजी कह रहे हैं कि साहब हमें फ्री हैंड नहीं मिल रहा है।
आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने तो फ्री हैंड दिया हुआ है, कांग्रेस की सरकार में फ्री हैंड नहीं था, हमने फ्री हैंड दे दिया है। भाई कौन सी चिट्ठी है ऐसी? फौजी कह रहे हैं कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कहीं पर टेररिस्ट अटैक होता है हमने करना है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आपके तो प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं, सब कुछ हैं, देश के प्रधानमंत्री, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन 3 साल में हालात बिगड़ क्यों गए? 3 साल पहले जो सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर की, उससे बदतर क्यों हो गई आज? पाकिस्तान से ना बातचीत चल रही है, ना पाकिस्तान से बातचीत बंद है। आपने कहा टेररिज्म का मुद्दा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया, हमने नोटबंदी कर दी है, अब पत्थरबाज भी रुक जाएंगे और टेररिस्ट भी रुक जाएंगे, दोनों चीज़ें बढ़ गई। आज जम्मू कश्मीर उबल रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप 3 दिन के अंदर 3 बैंक लूट गए, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। 200 दिन से ज़्यादा कर्फ्यू रहा है। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं क्योंकि उन्होंने दिवाली मनाई थी। आप तमाम पार्टी से बैठिए, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा उसका सॉल्यूशन निकालिए। हमसे भी गलतियां रही होंगी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ही सब कुछ ठीक किया होगा, कांग्रेस से लीडर्स के कुछ गलत स्टेटमेंट भी आए होंगे। लेकिन आज विषय यह है कि जम्मू कश्मीर जिस हालात पे खड़ा हुआ है उसमें केवल बयानबाजी नहीं चलेगी, केवल लफाजी नहीं चलेगी कि हम ऐसा कर देंगे, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। आप जिस तरह से जो कदम उठ रहे हैं उनको सोचिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और कोई कदम उठ सकता है वो उठाइए। कांग्रेस पार्टी, आप शांति से लेकर युद्ध तक की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। एक चीज़ समझने की बड़ी ज़रूरत है, जेके त्रिपाठी जी, आप टीवी भी देखते हैं, नेताओं को भी सुनते होंगे, पॉलिसी मैटर्स, डिप्लोमेसी के से हट के थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपको एक सामान्य भारतीय के नाते ऐसा नहीं लगता कि आम तौर पे हमारे यहाँ विपक्ष पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर हमले कर लेता है? जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो ये कहने में आधा घंटा नहीं लगाती कि चलिए मुंह तोड़ के आ जाते हैं, जो सरकार में होती है वो शांति पाठ करने लगती है। पहले बीजेपी विपक्ष में थी तो वो आधे घंटे में 10 सिर लाने का ऐलान कर देते थे, आज कांग्रेस है तो वो फौज को खुली छूट दे रही है, अपनी सरकार में दोनों शांति पाठ करते हैं। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि यही देखा गया है हमारे यहाँ कि जो भी विपक्षी दल होता है वो ज़रूर सरकार को कोसता है पानी पी पी करके, अच्छी बातों के लिए, बुरी बातों के लिए, हर चीज़ के लिए कोसता है, उसमें कोई अच्छा ही नहीं देखता। और इसके ठीक विपरीत जब विपक्षी दल सरकार में आ जाते हैं तो विपक्षी दल फिर वो कहने लगते हैं, जैसे अटल बिहारी जी ने कहा था जब वो विपक्ष में थे, उसके बाद जब वो विदेश मंत्री हुए तो उन्होंने कहा था कि अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि सरकार में रहने और विपक्ष में रहने में फ़र्क होता है। तो ये तो चीज़ पॉलिटिक्स की इनहेरेंट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की इनहेरेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो इस चीज़ को समझती हैं और इस चीज़ के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए हम उनको भी नहीं दोष दे सकते। लेकिन ये आज जो ज़रूरत है वो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल बैठ के एक साथ वो करें कि हम एक कदम नंबर 1 पे हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, या हम सब एक साथ हैं, हम कहीं इसका विरोध नहीं करेंगे किसी प्रकार से। तो ये जब तक नहीं होगी तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं। इसके साथ ही साथ मैं कर्नल थापर की बात से सहमत हूँ पार्शियली, आंशिक रूप से, कि ये पॉलिटिकल विल की भी कमी की बात है। लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी की बात जो है वो दोनों मोर्चों पे नहीं है। एक मोर्चा है, देखिए, जिसमें पाकिस्तान और भारत के संबंध, मिलिट्री संबंध, जैसे 2 जवानों के सर काटे गए, पाकिस्तान ने बर्बरता दिखाई, वो दूसरी चीज़, उसमें पॉलिटिकल विल नहीं, उसमें सेना की छूट की बात होती है। और मेरा ख्याल है सेना को पर्याप्त छूट है, शायद कई सैनिक और कमांडर भी मानते हैं कि अगर कहीं आक्रमण होता है टेररिज्म में, उसमें छूट की बात है, छूट मिली है उनको। दूसरी चीज़ जो है वो इंटरनल है कि कश्मीर में आतंकवादियों से या कश्मीरियों में जो भटके हुए लोग हैं उनसे कैसे निपटा जाए, यहाँ पॉलिटिकल विल की बात आती है। इसलिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल विल सारी पार्टीज़ को मिल करके सर्वदलीय बैठक में एक स्ट्रेटजी, एक SOP कर लेनी चाहिए कि कश्मीर के साथ हम इस तरह से पेश आएंगे। और उस मीटिंग में ये ना हो कि हम बीजेपी के हैं, हम सपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम इस पार्टी के, हम PDP के हैं, इसलिए हम अलग रहेंगे। ये मेरा मानना है। समित पात्रा, आप बोल लीजिए। रोहित जी, मैं एम्बेसडर त्रिपाठी जी की बात से सहमत होकर उसमें कुछ एक ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल विल, एक साथ होना, एकजुट, एक सुर, ये आइडियोलॉजिकली, प्रिंसिपली तो मेन बॉटम लाइन है ही। लेकिन इसके साथ में जो भी नेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर है कि भाई क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ में, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसमें मिलिट्री इनपुट बहुत जरूरी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज, और संबित पात्रा साहब से मैं पहले भी एक दो डिबेट में कह चुका हूं
कि सरकार मिलिट्री इनपुट को उतना अहमियत नहीं दे रही है। मिलिट्री इनपुट देखिए, एग्जांपल मैं देता हूं 1971 का, जब मैडम गांधी ने बुलाया मैनिकशॉ साहब को एंड बोला सैम मैं चाहती हूं कि लड़ाई आप कर दीजिए। सैम ने पूछा मैडम आपको पता है लड़ाई क्या होती है? अगर मैं लड़ाई करूंगा मुझे इतनी ट्रेन चाहिएंगे, इतने टैंक चाहिएंगे, इतने बम चाहिएंगे, इतने वो चाहिएंगे, आपका जो है फसल का सीजन चल रहा है सारा रोलिंग स्टॉक मुझको चाहिएगा, आपके मानसून आ जाएगा, आपका अकाल पड़ जाएगा आपके देश में, हर एक स्टेशन के ऊपर में गेहूं और चना सड़ेगा। आपको पता है लड़ाई क्या होती है? मैंने कहा लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लड़ाई करें। इसे ठीक है आप लड़ाई करिए, मुझे दफ्तर जाने का टाइम दीजिए, मेरा रेजिग्नेशन आपके टेबल पर आ जाएगा। इससे पहले कि सैम अपने दफ्तर में वापस पहुंचे बुलावा आ गया उनका, और मैडम गांधी ने बोला सैम बैठिए, आप क्या कह रहे थे? बोले मैं नहीं कहूंगा, मेरा लंबा नाक है क्योंकि मैं दूसरों के उसमें नहीं उड़ाता हूं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते तो दोबारा सुना मैडम। तो हम क्या करें? तब उन्होंने मिलिट्री इनपुट दिया, मुझे तैयारी करनी है, मैं आपको गारंटी करता हूं विक्ट्री, और 6 महीने आप जाइए पूरे दुनिया में बताइए, पूरे डिप्लोमेसी में फैलाइए कि पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है। 6 महीने पूरी तैयारी हुई, मिलिट्री इनपुट को अहमियत दी गई, और आपको पता है 71 में क्या नतीजा हुआ? ऐसा मुंह तोड़ जवाब कि पाकिस्तान के आधे हिस्से कर दिए, 93,000 प्रिजनर्स जो कि कभी भी लड़ाई किसी भी लड़ाई में नहीं हुआ। तो आज के दिन मिलिट्री इनपुट नहीं है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जो है वो सिर्फ सुन रही हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। बोलिए संबित पात्रा। देखिए मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, मुझे लगता है एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पोस्ट है एनएसए, हमारी सरकार में भी है, इनके सरकार में भी थी, और एनएसए कोऑर्डिनेट करते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में और इनपुट होता है। मैं यहाँ प्रवक्ता के नाते बैठा हूँ, बाकी लोग बड़े हैं, मैं एक वेज आर्मी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में नहीं ले सकता हूं कि आर्मी ऐसी है और पॉलिटिकल सिस्टम है, ये लड़ाई बहुत खतरनाक होता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो ले सकते हैं कि कहीं तो आप लोग एक लकीर खींचेंगे कि भाई ये समय आ गया, इसके बाद देश पहले है, हमारी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाद में। आप लोग बाजी नहीं आते इस चीज से। अभी आज लकीली आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने दफ्तर में बैठते हैं, वो अपने दफ्तर में बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी से जो भी आते हैं, आप दोनों का कुल मिला के एजेंडा सिर्फ ये होता है कि कैसे दूसरे को नीचा दिखा दें और घर जाके पीठ थपथप वाले। अभी तो लड़ाई नहीं है, आज मैं लड़ूंगा तो कह रहा हूं, आज लकीली हम लोग साथ में बैठे हैं, तो शायद इस बात का भी लिहाज है कि हम लोग सब साथ में बैठे हैं। हम लड़ेंगे नहीं, और दो लोग बीच में बड़े बैठे हैं आपके। हाँ तो हम बहुत ऐसे नहीं है कि बीच में बैठे हैं तो हम लड़ नहीं रहे, लड़ना नहीं है, हाँ समझाना है लोगों को। अब देखिए मैं और आलोक जी या कोई भी और प्रवक्ता कांग्रेस का हो तो हम कितना भी लड़ सकते हैं, मगर मैं और आर्मी अगर लड़ लें तो इसका बहुत खराब संदेश जाता है। आर्मी और पॉलिटिशियन लड़ नहीं सकते हैं। हम दोनों आलोक जी के लड़ने का भी खराब संदेश जाता है। बिल्कुल जाता है। इस बात को आप समझिए, जब आपके देश में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जब आपके देश की फोर्सेज जो है वो रोज पथराव का शिकार हो रही है, और आपके फोर्सेज हाथ बांधे खड़े हुए वो कह रहे हैं कि साहब सरकार विपक्ष से डरी हुई है इसलिए हमको ऑर्डर नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई सरकार विपक्ष से डर के ऑर्डर आर्मी को ना दे, ऐसा नहीं है। आर्मी को खुला छूट है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि खुद जनरल बिपिन रावत जो हमारे आर्मी के हेड हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे खुला छूट है, तो मैं कौन हूं डिबेट में डिसाइड करने वाला कि मेरा जनरल झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? वो सच ही बोल रहे हैं। और दूसरी बात, पॉलिटिकली आपने 3-4 सवाल उठाए हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। सर ने कहा कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर का प्रॉब्लम कौन सी सरकार है उसके कारण नहीं है, और जब तक हम समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, हम कहेंगे कि बीजेपी क्योंकि हिंदूवादी ताकतों को ये करती है, पीडीपी क्योंकि ऐसे करती है, इसलिए कि इन दोनों का आइडियोलॉजी सेम नहीं है, हम दोनों मिल गए तो कश्मीर जल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है साहब, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां रेडिकलाइज्ड हो चुका है सब कुछ। ये जो बच्चे हम कह रहे हैं ना कि बच्चे पत्थर, ये बच्चे पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर कुछ ताकतें, इस्लाम तो बहुत बड़ा धर्म है साहब, मगर उसके नाम पे आज इंडियन एक्सप्रेस का जो हेडलाइन है, आप पढ़ा है आपने सेकंड कॉलम में क्या छपा है कि जो केरला का यूथ, क्रिश्चियन यूथ जिसने इस्लाम को ग्रहण किया था और आईएसआईएस से मारा गया था, उसका पूरा डायरी छापा है उन्होंने कि जिहाद इज अ मार्केट, और उस मार्केट में जो लोग आके पत्थर फेंकते हैं, जो लोग दूसरों को मारते हैं, वो बहुत आगे चल रहे हैं, उनका जनरेशन बहुत आगे है। क्योंकि हम लोग, अर्थात जो पॉलिटिशियंस और आर्मी वाले हैं, हम लोग तो इसी जीवन के बारे में सोच रहे हैं, मगर वहां 72 हूर और न जाने क्या क्या मिल रहा है। तो ये लड़ाई उसकी है साहब, और जब तक हम नहीं समझेंगे और हम बैठ के आपस में एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, ये कब हाथ से छूट जाएगा और हम केवल टीवी में डिबेट और लड़ते ही आपको तो समझ में आ गया ना, हल क्यों निकाल लेते हो? तभी तो हमने कहा हम सेपरेटिस्ट से बात भी नहीं करेंगे। और पैलेट गन क्या, अगर आर्म फोर्सेस को चाहिए कि कुछ और चला के भी आगे सिचुएशन को कंट्रोल करें, हमने एरिया डोमिनेंस दिया है। आप उस टर्म को समझते हैं, एरिया डोमिनेंस। परसों के अखबार में था कि द आर्मी हैज बीन गिवन, ये जो आज सुपियान में हो रहा है, ये एरिया डोमिनेंस है। मतलब हमने आर्मी को कहा आप जाइए, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। अब एरिया डोमिनेंस पे सवाल हमको दूसरी तरफ से आ रहा है, हम उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं,
मगर हमने जो फ्री हैंड एरिया डोमिनेंस, मेरे ख्याल से दोनों साहब बैठे हैं ये समझेंगे, आप पूछिए, हमने दिया है वो। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूं। पहला, आप कोई भी सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। जो स्थिति कश्मीर में है उसके लिए किसी न किसी को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, किसी न किसी को, चाहे वो X हो, Y हो या Z हो। यहाँ तक ये सिचुएशन है कि जो ऑपोजिशन के लोग भी हैं श्रीनगर में, वो भी नहीं समझ रहे। एक बार वो सरकार में थे तब वो अलग भाषा बोलते थे, अब वो बिल्कुल अलग भाषा बोल रहे हैं। जबकि ये समय है सबको मिलकर, जो भी एजेंसी है उसको मिलकर स्थिति को काबू में लाना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा, अब ये जो है समझ में आ गई है बात, आपने समझाई है। उसके आगे ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी एब्सेंट है हमारे। क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो एब्सेंट है। कांग्रेस की सरकार आती है, पॉलिसी बदली, बीजेपी की सरकार आती है, फिर पॉलिसी बदली। तो वो बड़ी भारी एक कमजोरी है, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी कंसिस्टेंट है। 1947 से लेके आज तक वो एंटी इंडिया, और इंडिया ही नहीं, लेट मी बी वेरी पर्टिकुलर, एंटी हिंदू, डिस्ट्रॉय द हिंदूज, दैट इज देयर पॉलिसी। और हम उस पॉलिसी के ऊपर उनको ढील दे रहे हैं। क्यों ढील दे रहे हैं बताइए? तो ये मेरा दूसरा बड़ा पॉइंट है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी। और उनको जब वो कमजोर है तब हमको उनको ये करना चाहिए ना, उनके ऊपर ये करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि कुछ मुझे ऐसे लगा कि जो लोग ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं वैली के अंदर, वो भटके हुए लोग हैं, वो बच्चे हैं, किसी के स्कूल में नहीं जा रहे। पूरे देश का नुकसान होगा अगर उनके अगेंस्ट हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां से ये एमिनेट हो रहा है पूरा, उसको रोकने में हम असमर्थ है। आप मुझे बताइए, अभी जो हमारे उनके एम्बेसडर हैं इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं? बासित साहब क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि जो भी ये वीडियोस भड़काने का काम ISI से वैली में होता है, और उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप इनके वीडियो बनाइए। जब बच्चों को मार पिट रही है या कुछ हो रहा है, उसके वीडियो बनाइए। वो वीडियो पूरे कॉन्सुलेट में आ रहे हैं, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में, हार्ड डिस्क में और दूसरे तरीकों से, और यहां से वो दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं NSA, मैं बताऊं जी, आप बैठे हैं अभी, आप ठीक जगह पे पहुंचा देंगे। असली एडवाइस जो है, कैंडिड एडवाइस जो है, जैसे मैं आपको दे रहा हूं अब बैठ के, या ये दे रहे हैं जनरल साहब, वो तो ऐसे होगा कि आप किसी डॉक्टर को पूछे भी कैसे लड़ाई करनी है। नहीं, लड़ाई के स्पेशलिस्ट जो हैं वो आर्मी वाले हैं, वही दे सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी CDS बनाएं। वही दे सकता है सरकार को इस तरह की एडवाइस जो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। छोटा सा मैं ऐड करना चाहता हूं, एक कमेंट आलोक जी, 30 सेकंड में ऐड करना चाहता हूं। एक तो कि जो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी और पॉलिसी वो होनी चाहिए लॉन्ग टर्म, एक उसी पॉलिसी में प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए। प्रोएक्टिव पॉलिसी हमारी जब तक नहीं होगी, हम हमेशा रिएक्टिव मोड में रहेंगे कि पाकिस्तान ने कुछ कर दिया तो हमने फिर उसका जवाब दे दिया, उन्होंने कुछ कर दिया अगले बार तो हमने फिर को जवाब दिया, जब तक प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं। दूसरा जो इन्होंने CDS की बात करी, देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बड़ी अच्छी बात है, ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का वो प्रधानमंत्री को सलाह मशवरा सब देते हैं, पर जैसे थापर साहब ने बोला, ए मिलिट्री एडवाइस इज अ मिलिट्री एडवाइस, और उसके लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हम नहीं कह रहे, थापर साहब नहीं कह रहे, मैं एज मेजर जनरल जैनी नहीं कह रहा हूं। ये कितनी कमिटियां हैं, कारगिल रिव्यू कमेटी, अर्जुन सिंह कमेटी, नरसिम्हा राव कमेटी, कृष्णा राव कमेटी, अरे कितनी कमेटियां हैं, उनकी सबकी रिपोर्टें अभी रद्दी के तकरीर में पड़ी है, लेकिन CDS नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जब CDS बनेगा वो 5 स्टार जनरल होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, रूल्स ऑफ फंक्शनिंग है, आपको पता है उसमें कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? भारत की। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया? इट इज द डिफेंस सेक्रेटरी, माय डियर सर, रोहित सर, इट इज द डिफेंस सेक्रेटरी हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो डिफेंस सेक्रेटरी को भेजो जम्मू एंड कश्मीर,
जाके डिफेंस को ठीक करे वहां पर। नहीं देखिए, अच्छा 3 आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ होते हैं, तो बाई रोटेशन जो प्रोटोकॉल सीनियरिटी में होता है वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, जो ये चीफ ऑफ स्टाफ कहलाते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, चीफ ऑफ स्टाफ नेवी, चीफ ऑफ स्टाफ एयरफोर्स। तो जो उनका प्रोटोकॉल सीनियर जो सबसे पहले चीफ बना था वो चेयरमैन होता है इनका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। तो ये था कि भाई चलो सीडीएस नहीं बनेगा तो एक परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ बन जाएगा टेन्योर बेस 2 साल के लिए, वो भी नहीं बना। तो एक साइनर्जाइज कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड एडवाइस गवर्नमेंट को बोलो तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी तो कोई एडवाइस दे रहा है, कुछ कोई एडवाइस ही नहीं मिल रही है। सब तीनों फौजें आपस में बोल रही है हमें बजट दे दो, हमें प्रायोरिटी दे दो, हमें ये दे दो, और ये ब्यूरोक्रेट्स को शूट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को शूट कर रहा है, क्योंकि फिर वो मनमर्जी अपनी करना चाहते हैं जो भी करें। सर मैं हालांकि आलोक जी से कमेंट लेना चाहता हूं, बहुत देर से उन्होंने हाथ उठाया, पर क्योंकि आप दोनों के सवाल इतने तीखे हैं कि पहले आलोक जी मुझे लगता है संबित पात्रा से एक जवाब मुझे चाहिए। वो कह रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, ये भूल जा रहे हैं कि आपके पास तो रक्षा मंत्री पार्ट टाइम फुल टाइम रक्षा मंत्री नहीं है आपके पास। बोलने वाली बात है, वो बोलना नहीं चाहते। क्या इतनी से पता लगता है कि राजनेताओं में इतनी कमी है कि आप परमानेंट डिफेंस मिनिस्टर नहीं रख सकते? चुनावी रैली में देश की सुरक्षा आपके भाषण में पहले नंबर पे होती है। आप इनसे पूछे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक रक्षा मंत्री नहीं मिल सकता। मैं एक बात को बढ़ाना चाहता हूं, आप ऐसे करने से क्या सिग्नल दे रहे हैं? क्या सिग्नल दे रहे हैं? अपनी पूरी सेना को, पूरे देश को क्या सिग्नल कि डिफेंस की प्रायोरिटी नहीं है? बिल्कुल वित्त मंत्री ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल वो नहीं है। उसी तरह से चाहे वो बजट है, सबसे कम बजट 1947 से लेके आज तक, चाहे वो ऑफिसर्स की तनख्वाहें हैं, चाहे वो बाकी सब छोटे मोटे बड़े मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे, स्टेटस जो है वो सबको डाउन किया जा रहा है। क्या वो असर नहीं डालता है इन चीजों? स्टेटस रिड्यूस किया जा रहा है, सब चीज कर लगा। सब जवाब दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जा रहा हूँ। देखिए एक वाजिब पॉइंट जरूर होगा, इतने बड़े अधिकारी कह रहे हैं अगर कि एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, सीडीएस होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। इतने वर्षों से ब्यूरोक्रेसी, डिफेंस सेक्रेटरी इत्यादि देख रहे हैं। मैं सिर्फ कैंडिडली इतना कहूँगा, बड़े लोग हैं, मैं इतना विषय जानता नहीं कि डिफेंस का मामला है और बहुत सोच समझ के बोलना चाहूँगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, डिफेंस, इसमें मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्पोक्सपर्सन के नाते वेज नहीं कर सकता कि डिफेंस सेक्रेटरी को नहीं होना चाहिए, ये हायरार्की में बदलाव होना चाहिए, ये आर्मी चीफ बड़े होंगे या नेवी, ये सब विषय मैं नहीं बोल सकता। आप समझे, मैं पॉलिटिशियन हूँ, कुछ चीज़ों पर मेरा रिजर्वेशन है कि मैं कॉमेंट ना करूँ। ठीक है, हमारे बड़े हैं, ये हमारे कान पकड़ के हमें एडवाइस कर सकते हैं, उम्र में हम छोटे हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं, मगर इसका एक पैराफर्नैलिया होता है और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक चीज मान लेते हैं आलोक शर्मा, मुझे याद पड़ रहा है साल भर पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था और मैंने लिखा था सत्ता का मूल चरित्र कांग्रेस है और सत्ता मिलने के बाद बीजेपी भी कांग्रेस हो जाती है। और वही स्थिति है जो बात मैं पहले कह रहा था और जेके त्रिपाठी ने उस पर सहमति दी कि जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपका रवैया कुछ और होता है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका रवैया कुछ और होता है। और आप लोग अपनी कन्वीनियंस पे देश को किनारे रखते हुए वो चीज़ें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए आपस में बदलते रहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज अच्छी बात है कि बीजेपी को भी ब्रह्म ज्ञान पता चल रहा है कि मेरी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, मैं पॉलिटिशियन हूँ। गांधी फैमिली पर अटैक करना हो तो कोई कंस्टिट्यूंसी का पता नहीं होता है। मोदी साहब भी चुनाव प्रचार में कहते थे बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? माँ बेटी की सरकार में है। आज बीजेपी को समझ आ रही है कि प्रॉब्लम बॉर्डर पे है, माँ बेटी की सरकार में नहीं थी। आपने कहा कि साहब डिसीजन मेकिंग, आपने एक बार भी उत्तर नहीं सुना कि भाई डिफेंस मिनिस्टर एडहॉक बेसिस पे हिंदुस्तान का क्यों है। इसका उत्तर बीजेपी कभी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनको गोवा में सरकार बनानी थी। मैं उस विषय पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। आपने 3-4 चीज़ें कही कि साहब आतंकवाद, हम कह रहे हैं 3 साल हो गए, कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई आपने? कौन से आतंकवादी को फांसी पे चढ़ा दिया? 700 पत्थरबाजों को छोड़ा, वो क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। बैंक लूट रहे हैं, लेकिन हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। पहले टिप्पणी कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम माँ बेटी की सरकार में थी, आज जिहाद प्रॉब्लम है, आज ISI प्रॉब्लम है, जिसको पठानकोट में इन्होंने जांच के लिए बुलाया था। मैं समझता हूं कि इस सरकार की, वर्तमान सरकार की, ना जम्मू कश्मीर नीति है, ना पाकिस्तान नीति है, ना एंगेज कर पाए हैं पाकिस्तान को, ना कंटेन कर पाए हैं। केवल भाषण भाषण और भाषण रहा है। आज जिस हालात में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर उबल रहा है, 10-10 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। अगर जम्मू कश्मीर में NIT में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, उनको लाठियां पड़ती हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी हैं, बाकी कोई नहीं है। हमसे भी गलतियां हुई होंगी। आप भी अगर कहीं गलती हुई है तो गलती मानिए, सबको बैठाइए, बैठकर बात कीजिए। PDP के साथ आप सरकार चलाने की प्रायोरिटी रखते हैं, जो बुरहान वानी को आज तक आतंकवादी नहीं मानते, अफजल गुरु को नहीं मानते, लेकिन राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बीजेपी बांटती है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, ये समस्या कब तक रहेगी? क्या इसके ऊपर कोई सकारात्मक सोच है?
डिफेंस मिनिस्टर आपके पास एडहॉक बेसिस पर है। क्या डिफेंस मिनिस्टर को यहां पर रहना जरूरी था? गोवा की सरकार बननी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि उनके बगैर आपकी सरकार नहीं बनती। आपने डिफेंस को छोड़ दिया, डिफेंस मिनिस्टर को रातों रात यहां से स्टैंडर्ड चार्टर्ड फ्लाइट में भेज दिया। वहां पर देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। पूरे देश को आप टीवी चैनल पर बैठकर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। हमसे गलतियां हुई होंगी, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप तो समस्या को समझ ही नहीं पाए अभी तक। क्या हो रहा है? 8वीं 10वीं क्लास की पत्थरबाज लड़कियां वहां पर पत्थर उठा रही हैं और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने दिवाली मनाई थी। अरे भाई, आप जो कह रहे हैं और जो वहां पर प्रैक्टिकली जो हालात हैं उसको आप बैलेंस तो कर लीजिए। क्या हालात बताएंगे आप? जी, आपने कहा कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा या कब होगा। 70 में 50 एक साल तो आप लोगों ने राज किया। मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल पूछिए पूरा, मैं उत्तर दूंगा। अपने आप से कभी ये सवाल नहीं पूछा आपने कि हम क्यों फेल हैं? मैं बिल्कुल दूंगा इसका उत्तर। देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्या मिलिट्री से, जैसा कि हमारे फौजी साथी ने भी कहा, सीनियर हैं हमसे, कि केवल मिलिट्री के माध्यम से नहीं हो सकती है। हमने एक 1991 में सेक्रेटरी लेवल टॉक स्टार्ट की, उसमें 8 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन वर्तमान सरकार को तो यही नहीं पता कि हमें किस मुद्दे पर आगे बढ़ना है, किस पर नहीं बढ़ना है। सर, मैं वापस अलग विषय, सर, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मैं जो चीज पूछ रहा हूं, मैं मुद्दे पर सर, इंटरनली जम्मू कश्मीर में आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बना के अपना मुखौटा तक बनाया, लेकिन उसके बावजूद वो जब तक सरकार में रहते हैं तो राजा की तरह रहते हैं, जब बाहर हो जाते हैं तो उसकी आजादी के नारे की पैरवी करते हैं। बिल्कुल गलत है, लेकिन बिल्कुल गलत है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और तमाम उनके जो लीडर्स बयान देते हैं वो बिल्कुल कंडेम के लायक हैं। उनकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। निंदा आप कर रहे हो, निंदा ये कर देते हैं। बराबर हम लोग बैठ के ताली सर, ऐसा नहीं, सर, ऐसा नहीं। कड़ी निंदा हमारा सबसे बढ़िया आता है। सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमने निंदा भी की है और हमने उनको जिस तरह से मैसेज दिया जाना चाहिए वो दिया भी। लेकिन क्या बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने कहा कि मैं सबसे पहले इस परिवार का नाश होना चाहिए, लेकिन आते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी परिवार को मंत्री बनाया था। सब भूल गए इस बात को। ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं जिनकी बेटी के लिए क्या क्या आतंकवादियों को छोड़ा गया था। किसकी सरकार थी? ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं जिन्होंने 2 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान की वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव ठीक हुए। उन्हीं के साथ आप सरकार चला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि 3 साल में एक भी आतंकवादी को फांसी चढ़ाया हो? एक भी आतंकवादी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई जम्मू कश्मीर में बनी हो? ठीक है, हालत ये 200 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा है, लेकिन हम राष्ट्रवादी। ठीक, समित बोलिए, फिर मैं त्रिपाठी की बात है। एक मजाक के तौर पर जो कि भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर जब छोड़ के गए तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो था वो प्रेशर बहुत था मेरे ऊपर में, इतना प्रेशर था कि मैं सह नहीं पाया, इसलिए मैं अरे एक रक्षा मंत्री के ऊपर इतना प्रेशर है तो मेरा जवान जो वहां पे जान दे रहा है और दिन रात ठंड में 60-60 फुट बर्फ के नीचे रह रहा है और रेगिस्तान में 60 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा है और जंगलों में जो मच्छरों के बीच में सो रहा है, खा रहा है, लाल पानी तेल का पी रहा है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं है रोहित जी? रक्षा मंत्री नहीं वो प्रेशर सह पाए और छोड़ के चले गए और आज एडहॉक रक्षा मंत्री है। और एडहॉक रक्षा मंत्री का एक सेकंड और लूंगा, आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कल ही का परसों का कि ये जो बर्बरता वाली कार्रवाई हुई है, ऑफिशिएटिंग रक्षा मंत्री मैं बोलूंगा, क्या बोले, ये किसी पड़ोसी देश का काम लगता है। क्यों नहीं बोला उन्होंने कि ये पाकिस्तान का काम है? क्या शर्म आती है पाकिस्तान का नाम लेते हुए? देखिए, मैं इसका उत्तर दे दूं जरा। देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक बात है, आपका सवाल है, पड़ोसी देश में कोई श्रीलंका या नेपाल का नहीं, पाकिस्तान का ही। मैं सर एक सेकंड, अब देखिए, आप याद करिए 6 अगस्त 2013 को 5 लोगों को म्यूटिलेट किया गया था इसी बॉर्डर में जहां अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। 7 तारीख को यही रक्षा मंत्री अर्थात के एंटनी साहब जिन्होंने कुछ बयान दिया है, अभी काउंटिंग कर रहे थे, वो भी ठीक नहीं। उन्होंने बयान दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया कि ये पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान की आर्मी के कपड़े पहन के कुछ आतंकवादियों ने किया था। उस समय हम कंप्लीट कर, आप ये मानते हैं ना कि सरकार में आने के बाद आप भी कांग्रेस हो गए? यही तो मैं कह रहा हूं पात्रा जी कि सरकार में आते ही आप भी कांग्रेस हो गए हैं, इस बात को इनकार मत कीजिए। हमने क्लियरली, आपको लग रहा है कि हम क्या वहाँ एम्बिग्यूटी छोड़ रहे थे कि नेपाल का नाम लिया जाए वहाँ पे? हमारे नहीं, अब देखिए वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि नेपाल का नाम ले रहे थे क्या हम? अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो किया वो बर्बरता था, और ये डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं पहले की सरकार बच रही थी ये स्टेटमेंट भी देने से कि आर्मी पाकिस्तान का नाम भी लिया, मतलब पाकिस्तान की आर्मी को क्लीन चिट दे रहे थे वहाँ। देखिए, इसमें कोई इतने बड़े लोग हैं, आप बताइए कि कोई हम नेपाल को बोल रहे थे क्या? लोगों को हमारा पड़ोस लेना चाहिए कि पाकिस्तान कहना चाहते थे, इसमें कोई मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान ही कहना चाहते थे, इसमें कोई शक है क्या? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को एक बार था, मैं क्या कहना चाहता हूं कि
हमें ये जो लाइन है कि ये आतंकवादी हैं या ये जिहादी हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो हमने खत्म किया। और जो पाकिस्तानी सेना है वो अलग है, इसको खत्म कर देना चाहिए। दोनों एक है। जब भी कोई हॉस्टाइल एक्शन उधर से होता है हमारे बरखिलाफ, मिलजुल के हमें ये सोचना है कि पाकिस्तानी सेना ने किया है और उसके बरखिलाफ एक्शन ये बॉर्डर एक्शन टीम भी वही है। ये बिल्कुल भी हमें इसमें वो दो राय नहीं होनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जल्दी से जल्दी जो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है इसको बिल्कुल इररिलेवेंट कर देना चाहिए। नकार करो उनको, उनके बारे में कुछ ऐसा किया जाए कि वो अपने नाजायज हरकतों से बाज आए। तो वहां पे रखा हुआ आपने मोबाइल्स उनको दिए, लोग उनको मिलते हैं आके, प्रोटेक्शन दे रखी है, आने जाने का किराया देते हैं, पूरा वो करते हैं सब कुछ। आलोक जी आप अपना पॉइंट रख लिए, फिर त्रिपाठी जी बैठे हुए बहुत देर से, मैं उनसे कमेंट नहीं ले पाया। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर 3 साल में कदम सही से उठाए गए होते तो जो सिचुएशन 2013 में थी उससे सिचुएशन खराब नहीं होती। मोदी साहब ने बहुत भाषण दिए टूरिज्म पे, 3T, 5D, 5S। 2013 में क्या था सर वहाँ? सर 2013 में आज से बेहतर सिचुएशन थी। 2013 में 5.5 लाख टूरिस्ट गया था। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को बाहर बैठा दिया इसलिए पत्थरबाजी ज्यादा होने लगी, क्योंकि वही लोग प्रमोट करते हैं इनको। फिर क्या करेंगे आप? अगर किसी को बाहर बैठाया गया है, सर जनता ने अगर जनादेश किसी के खिलाफ दिया, हम भी बाहर बैठे, और वही माहौल खराब कर रहा हो तो सर, अगर वो माहौल खराब कर रहा है, लड़के आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सर अगर वो इस तरह की, अगर वो कह रहा है हम 68% यहाँ पे हमारी मर्जी की चीज खाएंगे, गाय काटेंगे, वो माहौल खराब कर रहा हो तो उत्तर तो देने दीजिए। नहीं, आप उत्तर दीजिए। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वहां का माहौल खराब कर रहा है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या दिक्कत है? किसने रोका? लेते हैं क्या कांग्रेस? क्या होता है? अरे सर, क्या कांग्रेस ने रोका एक्शन लेने से? हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने बहुत अच्छे कदम उठाए तो 3 साल में जम्मू कश्मीर के भी और पाकिस्तान के साथ संबंधों के भी हालात इतने खराब क्यों हो गए कि 2013 की तुलना में 2016 में 3 गुना फौजियों की शहादत हुई? क्या सवाल भी ना पूछा जाए? मर जवान मर किसान का नारा देकर तो आप आएंगे, मेजर कालिया की और हेमराज की शहादत के ऊपर तो आप राजनीति करके आएंगे, लेकिन सवाल मत पूछिए साहब, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हमसे सवाल मत पूछिए। बैंक लूटते हैं, लूटने दीजिए, जम्मू कश्मीर पर सवाल मत पूछिए। गाली भी दे रहे हैं आप, बोल रहे गाली नहीं दे रहा हूं मैं तो, आप मैंने एक भी स्टेटमेंट अपनी सुबह से शाम तक तो मैं केवल और केवल ये कह रहा हूं कि सारे के सारे स्टेटमेंट आपके कहां रोक रहे हैं? अरे भाई आप ही के हैं, कभी चौकीदार, कभी विकास पुरुष, कभी लौह पुरुष, कभी राष्ट्र सब बोलेंगे। अरे भाई क्या होगा? स्तर नहीं गिराइए प्लीज, आप लोग इतने अच्छे माहौल में सारे शब्द इनके, अब आप लोग हम पूछ रहे हैं आपकी तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई गई 3 साल में, ऑल क्या हुआ? सर सुनिए, नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए जम्मू कश्मीर की क्या पॉलिसी है आपकी? आलोक जी एक सेकंड रुक जाइए, संबित जी आप भी रुक जाइए। एक तो मेरा सजेशन है आप लोगों को, आप आगे भी 6 बजे किसी टीवी चैनल पे होंगे, फिर 7 बजे 11 बजे तक आप लोग टीवी चैनल्स पे रहेंगे। आप जब शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं तो कार्यक्रम का स्तर गिराने की बजाय आप लोग अपनी पार्टी का स्तर गिराते हैं। तो मेरा आप दोनों को ये सजेशन है, प्लीज तमाम प्रवक्ताओं से हमारा ये अनुरोध है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि टीवी चैनल तो आधे घंटे बाद दूसरे कार्यक्रम पर चला जाएगा, वो चित्रहार चला देगा, लोग आपको भूल भी जाएंगे शायद आपकी भाषा को, लेकिन आपका अपनी पार्टी का स्तर गिर जाएगा। उससे इसको ध्यान रखा कीजिए। जेके त्रिपाठी जी, क्या 2013 तक हम पाकिस्तान के साथ सारे मामले सुलझा चुके थे? 2013 के बाद आके खराब हो गए। अगर 14 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती तो 2015 में भारत पाकिस्तान भाई भाई हो जाते, बॉर्डर हटा दिया जाता, सब कुछ सुरक्षित, सब कमाल का हो जाता। नहीं रोहित जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हालात खराब हुए। सर मैं उनसे तुलना कर लीजिए, सर मैं उनसे पूछ रहा हूं। देखिए बिल्कुल नहीं, बोलिए सर। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत की पाकिस्तान के साथ जो विदेश नीति रही है वो कांग्रेस के समय में भी वैसी थी और बीजेपी के समय में भी वैसी। विदेश नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है और कोई भी पार्टी हो जानती है कि राष्ट्रीय हित क्या है। इसलिए राष्ट्रीय हित पर आधारित विदेश नीति मूल चूल परिवर्तन नहीं होता, उसको नियमित करने के कुछ टूल्स जो होते हैं उनमें कभी कभी कमी बेशी हो सकती है। विदेश नीति में तभी परिवर्तन होता है जब कोई डिक्टेटर हो या कोई ऐसी सरकार हो जो पुरानी नीति को पूरी तरह बदल दे। वो हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो मैं इसलिए ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में सब कुछ अच्छा था या बीजेपी के ज़माने में सब कुछ बुरा है। हम एक विदेश नीति पे चल रहे हैं जो कि शुरू से ही हमारे नीति निर्माताओं ने निर्धारित की थी, उसी पर चल रहे हैं। उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दोनों पार्टियों के नेताओं से, सभी ने हाथ जोड़ करके कि देखिए ये 3 साल वर्सेस 60 साल की लड़ाई अब बंद कीजिए।
अब पब्लिक बहुत सुन चुकी है आपकी इन बातों को कि 3 साल में हमने ये किया, आपने 60 साल में ये नहीं किया, हमने 60 साल में ये किया, आपने 3 साल में ये नहीं किया। ये सब बातें बेमानी हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि विदेश नीति की जहाँ तक बात है, सब लोग मिल कर के बैठें, उसको समर्थन करें, और जो कश्मीर पर भारत की नीति की बात है या आतंकवादियों पे भारत की नीति की बात है, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को भी देखें, और दोनों पार्टियां ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पे सोचें कि किस तरह से कश्मीर नीति को हमको इस तरह से बदलना चाहिए कि हमें वहाँ कश्मीर में आतंकवाद की समस्या कम हो। ये इस तरह से बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि बैठ के एक दूसरे को गालियाँ दें या एक दूसरे की पार्टी के शासन के समय की खामियां दिखाएं। समय खत्म हो गया, हालांकि सर माफी चाहता हूँ, सब लोग कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। समित पात्रा 30 सेकंड है, आप बहुत देर से क्योंकि देखिए बार बार इस डिबेट में जो विषय आया कि ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं आपको याद दिलाऊं, ऑल पार्टी मीटिंग कश्मीर में हुआ था, जहां सरकार का बड़ा स्पष्ट रवैया था कि जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी, उनसे बात नहीं होना चाहिए। उसी ऑल पार्टी मीटिंग से निकलते ही लीडर्स कश्मीर गए थे और अलगाववादियों से जाके गुहार कर रहे थे, चाय पियेंगे, आपके साथ बात करेंगे। सरकार ने तो कहा बात मत करिए, क्या हुआ? ठीक है, नहीं हम उनसे भी सहमत नहीं है, हम उनसे भी सहमत नहीं है। तो ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं, जब ठोकना है ना तो सबको एक होकर ठोकना पड़ेगा, वरना ऐसे ही डिबेट करते रह जाएंगे और हाथ से सब निकल जाएगा। तो आपको सोचना है, डिबेट करनी है, हम तो ठोकेंगे भैया, आप आ जाओ साथ में, वरना देखिए ना, आप लोग 3 साल से देश देख रहा है कौन क्या कर रहा है। नहीं क्यों नहीं, पहले गन चला रहे हैं, अलावा कुछ नहीं, आप लोग केवल भाषण ठोक सकते हैं, भाषण के अलावा कुछ नहीं ठोक सकते हैं। केवल भाषण ठोक, समय खत्म हो गया, आप लोग झगड़िए नहीं, समय खत्म हो गया। हमारे दर्शक हैं सचिन शर्मा, आप तीनों सबको सुनने के बाद वो कह रहे हैं सेना पर खर्च करने में हम तीसरे नंबर पे हैं और जवानों की शहादत पे चुप रहने में नंबर 1 पे। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार समेत समझना चाहिए, क्योंकि अगर इकबाल कम होता है तो केवल एक किसी सत्ताधारी दल का नहीं होता। इस समय पूरी राजनीति की साख दांव पे है और राजनेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।